हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग वोकैब 10 कर ले। और वोकैब 10 में सबसे पहले देखोगे तो इसमें कई रूट दिखेंगे आपको। और वो रूट एक तो सबसे पहले जो रूट है वो है NAT। NAT जहां दिखे समझ जाओ बर्थ की बात हो रही है, जन्म की बात हो रही है। ठीक है, तो पहले इस पेज पे देख लो जो जो रूट आपको दिख रहा है। एक तो नेट, यहां पर आपको यहां तक नेट दिख रहा है, यहां तक नेट दिख रहा है। प्री मतलब पहले होता है, पोस्ट का मतलब के बाद होता है। ठीक है, नेट यहां पर भी छिपा हुआ है, लेकिन यहां पे एक और वर्ड दिख रहा है आपको, एसेंट। एसेंट का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, यानी कि आना, कोई चीज का एसेंट करना यानी कि चढ़ना, यानी कि शुरुआत, है ना। जैसे कोई एसेंट करता है, ये ऐसे आपको उसको चढ़ाव दिखता है। ठीक है, एंड इन सब में आपको NAT या NA दिख रहा है, सब में इसका मतलब है जन्म। अब आते हैं इनमें, इस पेज में ये सातों वर्ड का मीनिंग क्या है देखो। इनेट का मतलब जन्म से। एक बार क्वेश्चन आया था, स्मोकिंग इज दिस इनेट हैबिट। बेटा इनेट हैबिट तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जन्म से किसी का स्मोकिंग तो हैबिट हो ही नहीं सकता, इसलिए इनेट गलत हो जाएगा। ये होता है जन्म से। ठीक है, जैसे कि स्नेक वगैरह के इनेट हैबिट होता है बाइट करना, वो कह सकते हो। इनेट का मतलब होता है जन्म से। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ क्राइम। हर हॉस्पिटल के बाहर लिखा रहता है प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ क्राइम, यानी जन्म पूर्व लिंग निर्धारण अपराध है ना। तो प्री का मतलब पहले और नेटल मतलब जन्म। प्री नेटल का मतलब जन्म से पूर्व। पोस्ट नेटल का मतलब जन्म के पश्चात। पोस्ट नेटल होता है जन्म के बाद, यानी जन्म के पश्चात। जैसे देखते हो पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। पोस्ट नेटल केयर बहुत जरूरी है, माँ और बच्चे दोनों का। लेकिन क्या होता है ना, प्री नेटल होता है केयर, लेकिन पोस्ट नेटल केयर नहीं होता है। मदर का, बच्चे का होता है लेकिन मदर का नहीं होता, है ना। नेक्स्ट आओ नेटलिटी। हमें बर्थ रेट पता है, लेकिन बेटा नेट यहां पर भी तो बर्थ है, देखो ना, यहां पर भी तो एक वर्ड है, यानी जन्म से रिलेटेड, जन्म यानी बर्थ। तो नेटिलिटी क्या होगा? बर्थ रेट। ठीक है ना। और अगर नेटिलिटी का एंटोनिम देखोगे तब होता है मोर्टालिटी, डेथ रेट। ठीक है, नेटिलिटी का एंटोनिम होता है मोर्टालिटी। क्लियर। नेक्स्ट आओ नेसेंट। भाई अभी इस कंपनी को आप इतना बोझ लगा रहे हो, इतना टैक्स लगा रहे हो, अभी तो ये नेसेंट स्टेज पे, मतलब अभी तो जन्मा है और ऊपर जा ही रहा है, यानी शुरुआती समय है, अभी पैदा होके बस ये बढ़ ही रहा है। जैसे नेसेंट स्टेज पर अगर आप किसी पौधे को निकाल के कहीं और लगाते हो तो बहुत आराम से वो वहां पर भी खिलने लगता है। क्यों? क्योंकि नेसेंट स्टेज का मतलब होता है शुरुआती समय। ठीक है, नेक्स्ट है 6 में रेनेसा। री का मतलब होता है क्या? फिर से। री का मतलब फिर से, देखो। और यहां पर आपको ने वर्ड दिख रहा है, यानी कि वही हुआ, जन्म हुआ। कोई भी चीज का पुनः जन्म, यानी कि फिर से उसको एक शुरुआत करके आगे बढ़ाने की क्रिया होती है, जो वो रेनेसेंस के अंतर्गत होता है। तो री और ने दोनों है वहां पे। री मतलब फिर से, यानी पुनः। ठीक है, पुनः। और ये नेट यहां पे बता रहा है कि जन्म है, रीबर्थ या न्यू ग्रोथ ऑफ एक्टिविटी और इंटरेस्ट। और अगर आप कहोगे मैं यहां का नेटिव सिटीजन हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप वहां के नेटिव सिटीजन हो, यानी कि वहां के आप मूल निवासी हो। ठीक है ना, मूल निवासी का मतलब होता है जब आप वहीं पर पैदा हुए हो। इसका मतलब नेट का मतलब जन्म हो गया ना, नेट का मतलब जन्म है, यानी वहीं पर पैदा हुए। देखो, क्लियर। नेक्स्ट आओ
आप यहां पे ओरिजिन वर्ड देखोगे, जिसका मतलब होता है वहीं पर उत्पत्ति की बात होती है। ठीक है, यहां पे आपको नेटिविज्म तक, आपको ये जो ओरिजिन है, बर्थ है, उससे रिलेटेड बातें हो रही है। ठीक है, सबसे पहले देखो नेक्स्ट वर्ड एबोरिजिन। एबोरिजिन में ओरिजिन दिख रहा है, ओरिजिन मतलब अगेन उत्पत्ति, यानी अगर कहेंगे वहां का नेटिव है, यानी कि वहां का एबोरिजिन है ना। जैसे मैं अगर बात करूं, जहां जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, उनको कुछ अलग से विशेष सुविधाएं मिली हैं। क्यों? क्योंकि माना जाता है वहां के वो एबोरिजिन है, मूल निवासी है, और वही पिछड़ गए। तो एबोरिजिन का मतलब होता है वहीं के ओरिजिन, यानी कि वहीं का नेटिव। एबोरिजिन और नेटिव दोनों सिनोनिम हो गया फिर तो। नेटिविज्म, मैंने क्या कहा कि ये लोग यहां के मूल निवासी है, लेकिन एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को देखोगे, जो उनको रिजर्वेशन मिलता है, क्यों मिलता है आपको पता है? क्योंकि माना जाता है कि भाई वो वहां के मूल निवासी थे और वहीं पर वो पिछड़ रहे हैं, बाकी बाहर से लोग आके वहां के नौकरियों पर अपना कब्जा कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिसके अंतर्गत वहां के जो नेटिव सिटीजन होते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको कुछ सहूलियत दी जाती है, कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है, कुछ और भी हेल्प किया जाता है सरकार के द्वारा। तो नेटिविज्म वही है क्या? द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि उन्हीं का जो जरूरत है ना, इंटरेस्ट वहां का, वहां के उनके इंटरेस्ट जो है नेटिव सिटीजन का, उनको प्रोटेक्ट करना, यानी मूल निवासियों का जो संरक्षण देने का स्कीम्स होते हैं, सारे प्लान्स होते हैं, पूरा रिजर्वेशन पॉलिसी होता है, ये सब मिलके नेटिविज्म में आता है, यानी कंप्लीट पॉलिसी, ताकि उनको संरक्षण दिया जा सके और उनको आगे बढ़ाया जा सके, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको हम लोग नेटिविज्म कहते हैं। क्लियर? देखो नेट पूरा खत्म हो गया। अब हम चलेंगे एक्सटिंक्ट में, और उसके बाद एक्सटेंट। दोनों एक दूसरे का एंटोनिम है। देखो एक्सटिंक्ट, बेटा एक्सटिंक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे डायनासोर क्या है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज है ना। डायनासोर क्या हुआ? खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। डायनासोर एक्सटिंक्ट स्पीशीज। अब आते हैं एक्सटेंट। एक्सटेंट क्या है भाई? एक्सटिंक्ट का एंटोनिम हुआ एक्सटेंट। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त, तो भाई जो अभी भी जिंदा है वो एक्सटेंट है, जो अभी भी जिंदा है वो एक्सटेंट है। एक्सटिंक्ट का उल्टा हो गया एक्सटेंट। देखो दोनों एक दूसरे का एंटोनिम है। क्लियर? और ये हम लोग जनरली नहीं जानते हैं, ये प्रॉब्लम होता है। एक्सटिंक्ट तो जानते हैं, एक्सटेंट नहीं जानते हैं। नेक्स्ट और 12 में सॉली, कहीं भी दिखे समझ जाओ सोलो से बना हुआ है। सोलो का मतलब होता है अकेला, और सॉली यहां पर भी है, सेम मतलब अकेला। और इसके बाद ये लोक्वी वर्ड है, याद रखना, इसका मतलब होता है स्पीच, वाद जिसको कहते हो, वार्तालाप की आता है। क्लियर? सॉलिट्यूड का मतलब क्या है? सॉलिट्यूड का मतलब है अकेलापन, एकाकीपन। इसमें कोई जरूरत नहीं कि आपको अकेला लोनली फील हो रहा है, दुखी हो रहे, ऐसा नहीं है। जब आप सॉलिटरी हो तो आपका अकेला एकाकीपन को सॉलिट्यूड कहते हैं। यानी आप अकेले हो तो आपका उस अकेलापन को, जिसमें कोई जरूरत नहीं कि आपको दुख या तकलीफ महसूस हो रहा हो, बस आप अकेले हो, उस स्टेट को हम सॉलिट्यूड कहते हैं। एंड soliloquy का मतलब क्या होता है बेटा? सॉली मतलब अकेला, लोकुआ मतलब स्पीच। तो soliloquy का मतलब होता है जब हम स्वयं अकेले हैं और हम जोर जोर से बोल रहे हैं, बिना कोई भी नहीं है ना, जिसको कहते हैं स्ववाद। देखो जिसको कहते हैं स्ववाद। ठीक है, स्पीकिंग वंस थॉट अलाउड टू वन सेल्फ, स्ववाद। क्लियर?
नेक्स्ट आओ कि सब में आपको सॉली वर्ड दिख रहा होगा। लोकुआ जो मैंने बताया था अभी आपको, यहां पे लोकुआ वर्ड दिख रहा है जो मैंने स्पीच कहा था। बाकी सब में सॉली वर्ड दिख रहा है, और जहां जहां आपको सोल दिख रहा है समझ जाओ सब जगह पे कुछ ना कुछ अकेला से रिलेटेड है। सब जगह से कुछ ना कुछ अकेला से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आओ डेसोलेट। डेसोलेट का मतलब बेटा अकेला, उदास, दुख में, है ना। मैंने अभी क्या कहा था, सॉलिटरी और सॉलिट्यूड में अकेले तो है लेकिन जरूरी नहीं कि दुखी है। जैसे एक विलियम वर्ड्सवर्थ का पोयम है सॉलिटरी रीपर, उसमें अकेली लड़की जो है वो कटाई कर रही है और गाना गा रही है, यानी अकेली है वो और वो गाना गा रही है अपने खेत में कटाई करते हुए, तो उसी पर था पोयम सॉलिटरी रीपर। मैंने क्या कहा, अकेला है लेकिन कोई जरूरी नहीं कि दुखी है। लेकिन जब अकेला भी हो और दुखी भी हो तब कहोगे आई एम फीलिंग डेसोलेटेड, है ना। आई एम फीलिंग डेसोलेटेड का मतलब हो गया कि भाई मैं बहुत दुखी और अकेला महसूस कर रही हूं, यानी अकेला भी है और दुखी भी है। नेक्स्ट इज सोलोइस्ट। बेटा सोलोइस्ट वो म्यूजिशियन होते हैं जो सोलो परफॉर्मेंस देते हैं, यानी अकेला परफॉर्मेंस देते हैं। स्टेज में परफॉर्मेंस देंगे लेकिन अकेला देगा तो वो सोलोइस्ट होता है। ठीक है, आइसोलेट, भाई कोविड के बाद तो आइसोलेशन, आइसोलेट, ये सब वर्ड तो सबको पता चल गया है। अलग थलग करना, दूसरे की कंपनी से अलग करना, उसको अकेला कर देना, वर्ब है आइसोलेट। लाइक ड्यूरिंग कोविड आई वॉज आइसोलेटेड, मुझे अकेला अलग कर दिया गया, अलग रख दिया गया था। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना, हटा देना। देखो लिखा हुआ है टू पुट समवन और समथिंग सेपरेट फ्रॉम अदर पीपल और थिंग्स। ठीक है, और अभी मैंने कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ का पोयम था सॉलिटरी रीपर, यानी कि जो अकेली लड़की थी जो कटाई कर रही थी। तो सॉलिटरी बना है सॉलिट्यूड से, सॉलिटरी एडजेक्टिव है, इसका मतलब अकेला। देखो अकेला है, उदास है तो डेसोलेट है, खाली अकेला है तो सॉलिटरी है। क्लियर। अब अभी पीछे मैंने लोकुआ का मीनिंग बोला था, लोकुआ मतलब स्पीच होता है, तो इलोक्वेंट का मतलब क्या हुआ, अच्छा वक्ता, जो बोलने में काफी अच्छा हो। ठीक है ना, जिसको अगर मैं कह सकती हूं उसका सिनोनिम कह सकते हो ओरेटर, नहीं हाँ दिया हुआ है ओरेटर। आर्टिकुलेट, जिस व्यक्ति में अच्छा बोलने की क्षमता है वो हैज वन हु हैज द गिफ्ट ऑफ द गैब। 3 सिनोनिम लिखा हुआ है, आर्टिकुलेट, ओरेटर एंड अ पर्सन विथ गिफ्ट ऑफ द गैब। तीनों का मतलब है अच्छा वक्ता, इलोक्वेंट। देखो 18 तक कोई प्रॉब्लम बताओ। हो गया। नेक्स्ट आओ, अगेन अब सब में लोकुआ वर्ड दिख रहा है आपको, सारे में लोकुआ वर्ड दिख रहा है, तो लोकुआ मतलब स्पीच तो सब में होगा ही। अब ये सरकम का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, यानी कि जब हम घुमा देते हैं ना कोई चीज को, है ना, घुमाना। ग्रैंड का मतलब होता है भव्य, मैग्ना मतलब मैग्नी और मैग्ना मतलब बढ़ा चढ़ाकर, और कोलोकियल में को का मतलब होता है जैसे कि साथी। जैसे अगर आप मेरे कलीग है, यानी आप मेरे साथ काम करते हो। को एजुकेशन में लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं तो को मतलब साथ हो जाता है। अब 19 से 23 में आप लोकुआ वर्ड सब जगह देख रहे हो, लोक यानी स्पीच, और उसके साथ देखो, ठीक है, क्लियर। अब आओ नेक्स्ट वर्ड, loquacious।
लोक्वाशियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो ज्यादा बोलता है ना। लोक्वा मतलब स्पीच, ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को लोक्वाशियस कहते हैं। जिसका सिनोनिम आता है टॉकेटिव, गैरुलस, गिवरिश, अ मैन ऑफ मेनी वर्ड्स। मेनी वर्ड्स, तो इसका एंटोनिम होगा टैसिटर्न, चुप रहने वाला, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, और लास्ट अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, जो कम शब्दों का इस्तेमाल करता है, ना के बराबर शब्दों का इस्तेमाल करता है। वो क्या है? वो होगा टैसिटर्न, कम बोलने वाला, चुप रहने वाला। सो लोक्वाशियस सिनोनिम है क्या? गैरुलस, टॉकेटिव, अ मैन ऑफ मेनी वर्ड्स। एंटोनिम हुआ टैसिटर्न, रेटिसेंट एंड अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ठीक है। सर्कमफ्रेंस मैंने कहा जब मुझे यहां से वहां जाना है तो मैं सीधा डायमीटर से चली जाऊं? नहीं, मैं ऐसे घूम के जा रही हूं। इसका मतलब घुमा फिरा के बात करना, सीधा सीधा बात नहीं करते हो। ठीक है ना। यू बीट अबाउट द बुश, देखो इसका सिनोनिम है टू बीट अबाउट द बुश, बीटिंग अबाउट द बुश, यानी राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, घुमा फिरा के बात करना, है ना। आई डोंट वॉन्ट सर्कमलोक्यूशन, प्लीज बी प्रिसाइज, टॉक टू द पॉइंट। इसका मतलब घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है जब आप बहुत बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल करते हो और ऐसे भयानक भयानक शब्द, जैसे लगता है एकदम शशि थरूर टाइप का इंग्लिश ही बोल रहे हो, है ना। तो ग्रैंडिलोक्वेंस हो जाता है एक नॉर्मल इंसान के लिए, क्योंकि उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी बहुत बड़े बड़े शब्द और बहुत बड़ी बड़ी तरीके से पेश करना खुद को, बोस्टफुल स्पीच और राइटिंग। ठीक है, जब आप बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हो। सेम अगर देखो कि कई बार आ चुका है, ग्रैंडिलोक्वेंस का सिनोनिम में मैग्निलोक्वेंस है। लेकिन बात वही है, यूज ऑफ हाई फ्लोन लैंग्वेज, बहुत बड़ा बड़ा ऐसा ऐसा शब्द इस्तेमाल करना जिन शब्दों का इस्तेमाल होता नहीं है ना। अब आप निनकम्पुप याद करो, क्या है यार, इडियट को बोलते हैं। अब इडियट बोल दो, स्टूपिड बोल दो, ना ना, हम तो बिल्कुल भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तब वो हो जाता है मैग्निलोक्वेंस। कोलोकियल, जो अपने कलीग से जिस लैंग्वेज में बात करते हो, कैसे लैंग्वेज में बात करते हैं, बोलो कि साधारण लैंग्वेज में, स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं, है ना। हम जब बोलते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं कि हम ग्रामेटिकली सही रहें। दैट मीन्स आप यूज करते हो कोलोकियल इंग्लिश। जैसे कई बार पूछते हैं बच्चे कि मैम ही इज बेटर देन मी, चलेगा? मैं कहती हूँ बिल्कुल चलेगा, कोलोकियल इंग्लिश है। लेकिन अगर बोलोगे लैंग्वेज में, ग्रामर में, तो भाई ही इज बेटर देन आई होता है। ठीक है, क्लियर, ही इज बेटर देन आई होता है। इसे कोलोकियल लैंग्वेज होता है जो फॉर्मल राइटिंग में नहीं, इनफॉर्मल में यूज करते हैं। ओके, निनकम्पूप होता है बेटा, उसका मतलब होता है स्टूपिड। वही मैंने कहा, स्टूपिड और इडियट बोल दो ना, नहीं, हम तो एकदम मैग्निलोक्वेंस इस्तेमाल करेंगे, है ना। निनकम्पूप, बात बराबर है। चलो नेक्स्ट आओ। अब इसमें भी देखो आपको लोकुआ वर्ड दिख रहा होगा, इंटर के बीच। जब दो के बीच होता है तब इंटर होता है, तभी तो 11th एंड 12th स्कूल और कॉलेज के बीच हो जाता है। देखो यहां पर भी मैग्नानिमस, मैग्ना मतलब बड़ा हो गया। ठीक है, बाकी रूट इसमें नहीं है। हाँ, एक और वर्ड है यहां पे डेमोगॉग में, डेमो वर्ड है। इसमें इस पेज में देखो 24 से लेकर 28 तक। इंटरलोक्यूशन, ध्यान से देखना। इंटर मतलब दो के बीच, जैसे 10th और ग्रेजुएशन के बीच में आपका इंटरमीडिएट होता है ना। इंटर मतलब दो के बीच। इंटरलोक्यूशन मतलब, भाई इंटरलोक्यूशन का मतलब होता है जब आपकी वार्तालाप हो
और आप सीधा सीधा बात नहीं कर पा रहे हो, तो एक बीच में इंटरलोक्यूटर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, जाके इस पक्ष से भी बात करेगा, इस पक्ष से भी बात करेगा, और कोशिश करेगा बीच में, दोनों के बीच में सुलह कराने का। तो इंटरलोक्यूशन वही है, दो के बीच में जो बातचीत होती है, वार्तालाप, कन्वर्सेशन बिटवीन टू। ठीक है। वेंट्रीलोक्यूशन, बेटा वेंट्रिकल्स जो होते हैं ना, वेंट्री, अब देखना जनरली वेंट्री का मतलब होता है जो थोड़ा सा अलग अलग है, एकदम नजदीक वाला नहीं, अलग है। ठीक है ना। तो लेकिन एकदम एग्जैक्ट रूट नहीं, इसलिए मैं लिखवा नहीं रही हूं। जब ये एक तरह का आर्ट है, जब मैं बोल तो रही हूं, देखो मैं बोल रही हूं तो मेरे होठ हिल रहे हैं, आवाज जैसे निकल रहा है वैसे मूव कर रहे हैं होठ, लेकिन एक स्टाइल होता है, एक आर्ट होता है। जब बंदा बोल लेता है और उसका होठ हिलता ही नहीं है ना, वो सब कुछ बोल लेगा लेकिन उसका होठ नहीं हिलेगा। ऐसे लोग क्या करते हैं, पपेट ले लेते हैं, और जब वो वही बोल रहे हैं लेकिन पपेट का मुंह ऐसे ऐसे करके हिला देता है, तो लोगों को लगता है कि पपेट बोल रहा है, क्योंकि पपेट नहीं बोल रहा होता, खुद बोल रहा होता है। तो दैट आर्ट इज कॉल्ड वेंट्रीलोक्यूशन। इसका क्या है, अपने होठ को हिलाए बिना बोलने की कला। द आर्ट ऑफ स्पीकिंग विदाउट मूविंग योर लिप्स एंड ऑफ मेकिंग इट लुक एज इफ योर वॉइस इज कमिंग फ्रॉम ए पपेट, यानी कोई पुतला से या किसी दूसरे व्यक्ति से आपकी आवाज आ रही है। नेक्स्ट आओ म्यूनिफिसेंट। बेटा म्यूनिफिसेंट का सिनोनिम है जेनरस, बेनिफैक्टर। जेनरस और बेनिफैक्टर का मतलब दिलदार, जो दूसरों को हेल्प करने के लिए पैसा खर्च करे, वो होते हैं जेनरस और बेनिफैक्टर। इसका एंटोनिम देखोगे तो कंजूस हो जाएगा, स्टिंजी, माइजरली, पार्सिमोनियस, थ्रिफ्टी, स्किन फ्लिंट। ये सब सिनोनिम है, जो एंटोनिम है इसका, दिलदार का। आपस में सारे सिनोनिम हैं, सबका मतलब है कंजूस। ठीक है, देखो क्लियर। नेक्स्ट, मैग्नानिमस का मतलब, मैग्ना मतलब बड़ा, बड़ा मतलब बड़ा दिल वाला, इस मैग्नानिमस। सिनोनिम अगेन उसका सेम का सिनोनिम हो गया। बेटा आपका दिल बड़ा होगा तभी ना दान करोगे। तो म्यूनिफिसेंट का सिनोनिम है मैग्नानिमस, म्यूनिफिसेंट का सिनोनिम है जेनरस और बेनिफैक्टर। बेनी का जहां भी दिख जाए समझ जाना अच्छा, गुड, और फैक्टर का मतलब कारक होता है। जब आप अच्छे कारक होते हो तो दूसरों को फायदा पहुंचाते हो, आप बेनिफैक्टर हो। ठीक है, देखो ठीक है। नेक्स्ट आओ डेमोगॉग। बेटा हम यहां पे एक और चीज कह सकते हैं, डेमो का मतलब हो गया लोग, एगॉग जो होते हैं ना, ये मतलब होता है उत्साहित। जो डेमोगॉग होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, उत्साह में आके वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, ऐसे ऐसे फॉल्स क्लेम्स और प्रोमिस कर देते हैं जो इमोशनल ज्यादा है रादर देन रियल। ज्यादा इमोशनल है, रियल कम है। मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल होके वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जो कि पूरा करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे नेता आपके हार्ट को ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, माइंड तो काम करता ही नहीं है। माइंड काम करे तो ऐसे नेता को उठा के बाहर फेंक दिया जाए। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े वादे करने वाला जो नेता होता है उसको हम लोग कहते हैं डेमागॉग। ठीक है। A political leader who tries to get support by making false claims and promises and using argument based on emotions rather than reason. Reason का मतलब होता है बेटा तर्क। यहां पर रीजन का मतलब कारण नहीं है बल्कि तर्क है, जो रीजनिंग में पढ़ते हो आप। ठीक है। अब आओ हम इडियम्स एंड फ्रेजेस में आगे हैं। 29 से सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस है।
देखो नेक्स्ट, इन्स एंड आउट्स। जैसे इंग्लिश में अगर कई बार कहते हैं लोग, मैम मैं भी इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूं, टू टीच इंग्लिश you should know the ins and outs of the language. You should know the ins and outs of your subject if you want to be a teacher. यानी कि अंदर बाहर सब तरफ से, यानी कंप्लीट डिटेल। देखो कंप्लीट डिटेल, ठीक है? ओके, आप पढ़ाना चाहते हो, उसके पहले यू मस्ट स्टडी बॉडी एंड सोल। यू मस्ट स्टडी बॉडी एंड सोल का मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। सोल मतलब आत्मा, और बॉडी मतलब शरीर, यानी शरीर और आत्मा दोनों को पूरा पूरा लगाना पड़ेगा, पूरी ऊर्जा उत्साह के साथ, विथ कंप्लीट फेथ, विथ ऑल योर एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म मतलब होता है उत्साह। पूरे उत्साह के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप एक टीचर बन सकते हो। यू मस्ट स्टडी बॉडी एंड सोल, ये बेटा एडवर्ब के रूप में, इसलिए विथ बॉडी एंड सोल मत लिख देना, ठीक है? लेकिन होता क्या है, कुछ दिन पढ़ते हो एंड देन योर स्टडीज गो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। देन यू स्टार्ट स्टडिंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक के, इरेगुलरली। देखो एट इरेगुलर इंटरवल्स, जिसको सिनोनिम में हम लिखेंगे स्पोराडिक। स्पोराडिक एंड इरेगुलर दोनों सिनोनिम है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। यानी मैं कह रही हूं, यू मस्ट स्टडी बॉडी एंड सोल, यू शुड नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ योर सब्जेक्ट, बट आफ्टर सम टाइम यू स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। और इसीलिए हारना पड़ता है आपको। तभी क्या होता है, लाइफ में हारते क्यों हैं? क्योंकि वो व्यक्ति अपना पूरा दिल और जान नहीं लगाता है। सो वन फाइन मॉर्निंग यू फाइंड दैट यू हैव टू लिक द डस्ट, पराजित हो जाते हो, है ना? आप हार जाते हो, क्यों? बिकॉज इफ यू वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यू विल हैव टू फेस डिफीट, यू विल हैव टू लिक द डस्ट। देखो, टू बी डिफीटेड, कहते ना धूल चाटना, कहते ना उसने अपने दुश्मनों को धूल चटा दिया। हिंदी में भी याद रहेगा ना, अगर धूल चटाना तो समझ जाओगे, अच्छा धूल चटाना का मतलब हराना है, तो धूल चाटना मतलब हारना हो जाएगा, ठीक है? इन द ब्लूज, बेटा ब्लू बहुत सारी चीजों को सिंबलाइज करता है, लेकिन ब्लू एक डिप्रेशन को भी सिंबलाइज करता है। क्योंकि ठंड के समय में जब एकदम बहुत ठंड हो जाता है, लोगों की उंगलियां और नाक वगैरह नीला पड़ने लगते हैं, तो लोग क्या करते हैं, घर में घुस के रहने लगते हैं, ना किसी से मिलोगे, है ना, और ना ही हंसी मजाक होगा, तो फिर क्या होगा, आप डिप्रेशन में जाने लगते हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि यू आर इन द ब्लूज बिकॉज you have to face defeat, and then you are in the blues. Yani when you have to lick the dust, ultimately it sends you where? In the blues. So in the blues का मतलब होता है डिप्रेशन में होना। देखो डिप्रेस्ड, अनहैप्पी, ठीक है? डिप्रेस्ड, मोरोस, ग्लूमी, सैड, डिजेक्टेड, ये सब एंटोनिम है, ये सब सिनोनिम है इसका, इन द ब्लूज का। एंटोनिम एक्सटेटिक, यूफोरिक, यानी बहुत खुश, है ना? इसका एंटोनिम चाहो तो लिख सकते हो, एक्सटेटिक यानी खुश, यूफोरिक, ये सब एंटोनिम ही याद रखना। नेक्स्ट लाइन में एंटोनिम है गे, खुश, ऑल एगॉग, अभी एगॉग का बताया था ना, उत्साहित, तो ऑल एगॉग का मतलब ही होता है खुश। ठीक है? नेक्स्ट आओ,
इन डोल्ड्रम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन डोल्ड्रम्स? सेम इन द ब्लूज, जो मैंने कहा ना कि ठंड के मौसम में ठंडे देशों में लोगों के सारी उंगलियां वगैरह एकदम ब्लू हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, घर में ही रहते हैं ठंड से बचने के लिए, किसी से मिलते जुलते नहीं है, तो फिर डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तभी तो उनका जो फेस्टिवल है क्रिसमस, देखोगे ठंड के मौसम में आता है, और लोग एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं उस समय, ताकि लोग खुश हो एक दूसरे के साथ मिलजुल के। यानी आपको क्रिसमस में निकलना तो पड़ेगा ही बाहर, लोगों से मिलना पड़ेगा ही, ये जबरदस्ती निकाला जाता है ताकि आप डिप्रेशन में नहीं जाओ। सेम केस होता है डोल्ड्रम्स में भी। जो हमारे इक्वेटर है उसके पास इतनी गर्मी होती है कि वहां की जो हवा है वो ट्रॉपिक्स की तरफ मूव कर जाता है। अब जब हवा ही नहीं है, तो पहले जमाने में क्या होता था, शिप को हवा चाहिए तभी तो आगे बढ़ेगी, सेल कैसे करेगा? ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में शिप को जब रिक्वायर्ड एयर ही नहीं मिल पाता था, तो कई कई दिनों तक शिप एक ही जगह फंस के रह जाता था, है ना। ऐसे कंडीशन में क्या होता था, इन डोल्ड्रम्स चले जाते थे लोग, यानी कि इसका मतलब होता है वही अवसाद में, लोग ऐसे में डिप्रेशन में चले जाते थे। इसीलिए इन डोल्ड्रम्स का मतलब ही हो गया अवसाद में, यानी अगेन सेम, डिप्रेस्ड, मोरोस, ग्लूमी, इन द ब्लूज, सैड, डिजेक्टेड, सेम सिनोनिम हो गया। इन द रेड, ध्यान से देखना, जब आप किसी जानते हो ना आजकल सारे बैंक्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गए, आप एक जगह पे किसी का लोन नहीं चुकाओगे और दूसरी जगह पे लोन मांगने जाओगे ना, वो जैसे खोलेगा, अच्छा आपकी कंपनी तो रेड में दिख रही है, इसका मतलब है कि इसने कहीं फ्रॉड किया हुआ है, लोन नहीं चुकाया है, अब आपको कोई बैंक लोन नहीं देगा, बिकॉज आप रेड में दिख रहे हो। इसका मतलब योर कंपनी इज इन द रेड, इसका मतलब इन डेट। डेप्थ नहीं बोलते बेटा, इसको डेट बोलते हैं। इन डेट का मतलब हुआ कर्ज में होना, है ना। अगर मैं कहूं योर कंपनी इज इन द रेड, इसका मतलब कर्ज में है, इन डेट। इन द लाइमलाइट, जब आप कभी स्टेज का कहीं परफॉर्मेंस देखोगे, देखना एक येलो कलर का लाइट का फोकस आप पर रहेगा, अगर आपका डायलॉग डिलीवरी है तो। जैसे दूसरे का डायलॉग्स डिलीवरी होगा शुरू, वैसे वो फोकस उसके तरफ चला जाएगा। यानी जब आप लाइमलाइट में हो तो लोगों का ध्यान आप पर है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है, सीधा कहते हैं कि नाउ लाइक विराट कोहली इज इन लाइमलाइट, नाउ ऑस्ट्रेलियन टीम इज इन लाइमलाइट, यानी लोगों की, पूरी दुनिया की नजर उसी पर है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एट द सेंटर ऑफ अटेंशन या अट्रैक्शन, है ना। इन द लाइमलाइट का मतलब होना आकर्षण का केंद्र होना। टू स्टील द मार्च, स्टील मतलब चुपके से, और मार्च मतलब जैसे हम लोग मार्च पास्ट करके आगे जा रहे हैं, तुमने क्या किया, डग भर के थोड़ा जल्दी जल्दी आगे निकल गए, तो मैं क्या कहूंगी, अरे ये तो आगे निकल गया, इसका मतलब है कि मेरे से आगे निकल गया। गेन एन एडवांटेज ओवर एन ओपोनेंट, ओपोनेंट का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, अपने प्रतिद्वंदी से आगे निकल जाना। जैसे क्या हुआ, एंड्रॉइड, है ना, और नोकिया। एंड्रॉइड ने सबसे पहले नोकिया के पास गया, नोकिया ने कहा हम अपने विंडो से काम चला लेंगे, आप कहीं और तशरीफ ले जाइए, है ना। उसके बाद क्या हुआ, एंड्रॉइड वेरी सून स्टोल द मार्च, और यही कारण बना नोकिया के बर्बाद होने का, बिकॉज एंड्रॉइड स्टोल द मार्च। ठीक है। इन द फैमिली वे, बेटा कई बार आप एकदम एग्जैक्ट वो वर्ड यूज करना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा है ना वो अच्छा नहीं लगता है ना। अब जैसे इसको कहते हैं यूफेमिज्म, जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज नहीं करना, जैसे कहते हैं शी इज प्रेग्नेंट, या प्रेग्नेंट सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता, क्या कहे, तो शी इज इन द फैमिली वे, इसका मतलब ठीक है, बात तो वही है कि उसकी फैमिली बढ़ने वाली है, यानी कि उसका बच्चा होने वाला है, लेकिन इतना ऐसा नहीं कहेंगे ना उसका बच्चा होने वाला, तो क्या कहेंगे, शी इज इन द फैमिली वे, इसका मतलब प्रेग्नेंट। रन इन वंस फैमिली और रन इन वंस ब्लड, अगर मैं कहूं यार तुम्हारी आईज तो बिल्कुल बहुत सुंदर ब्लू आईज है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, है ना, मेरे तो बिल्कुल काले आईज से अच्छे नहीं लगते, तो आप कह सकते हो मैम इट रन्स इन माई फैमिली, या इट रन्स इन माई ब्लड, इसका मतलब मेरी माँ को भी था, मेरी माँ के भी ब्लू आईज है, मेरे नानी के भी ब्लू आईज है, तो इट रन्स इन माई फैमिली। ठीक है, यानी परिवार में या ब्लड में वो चीज आना। एंड रन इन इन कोल्ड ब्लड, इसका मतलब है निर्ममता पूर्वक,
निर्ममता पूर्वक। रूथलेसली का मतलब हुआ क्रूरता से, बिना किसी तरह का रिमोर्स, यानी कि इस दुख के साथ कि भाई ये गलत हुआ, कुछ नहीं, एकदम निर्ममता पूर्वक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं, लाइक जेसिका लाल वॉज किल्ड इन कोल्ड ब्लड, शी वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। उसने सिर्फ मना कर दिया कि ड्रिंक नहीं दूंगी क्योंकि अब 12 बज गए, अब ड्रिंक नहीं दिया जा सकता। बस तुरंत ही मनु शर्मा एंड उसके फ्रेंड्स थे, उसने बंदूक निकाला और गोली मार दिया, सीधा यहीं पर गोली मार दिया, है ना। दैट मीन्स शी वॉज किल्ड इन कोल्ड ब्लड। फोर्टी हो गया। नेक्स्ट आओ, इन अ जिफी। इन अ जिफी मतलब पलक झपकते ही, तुरंत। लाइक कहां गया चोर, कहां गया? इट वैनिश्ड, ही वैनिश्ड इन अ जिफी। अरे भाई यही तो पड़ा हुआ था भी मेरा सामान, कहां गया? योर लगेज वैनिश्ड इन अ जिफी मतलब आपका लगेज तो अचानक एक झपकते ही, पलक झपकते ही गायब हो गया। इसका मतलब अचानक, इमीडिएटली, वेरी क्विकली। और इसके साथ एक और ईडियम है, इन टू शेक्स, यानी कि जितने देर में एक बकरी या मेमना अपना पूंछ हिलाता है उतने देर में ही गया, गायब हो गया, कहां गया पता नहीं। जॉग समवंस मेमोरी, लाइक यू फाइंड मेनी ऑफ योर रिलेटिव्स कम एंड जॉग योर मेमोरी। बेटा मुझे पहचाना? अरे भैया तुम बूढ़े हो चुके हो, मैं जवान हो चुका हूं, नहीं पहचान रहा तो बताओ तो ना कौन हो तुम। लेकिन वो ऐसे नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? दे विल ट्राई टू जॉग योर मेमोरी, है ना। बेटा मुझे पहचाना, फिर आप याद करोगे इसको कहां देखा था, भाई कौन है, पहचान नहीं पाओगे, लेकिन वो जबरदस्ती ट्राई करेंगे, है ना। इसका मतलब है टू कोस और हेल्प समवन टू रिमेंबर समथिंग। अगर आप पूछोगे कि मैम ये एग्जाम का सिलेबस क्या है और पास कर जाऊंगा मैं कहूंगी यार जिस लेवल का तैयारी करा रही हूं, दिस एग्जाम विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। अ पीस ऑफ केक का मतलब है केक वॉक, इसका एक और सिनोनिम है केक वॉक। इसका मतलब बहुत आसान, इसको बहुत आराम से कर लोगे। पीस ऑफ केक का मतलब है समथिंग इजली डन, यानी केक वॉक। इसका एंटोनिम देखोगे तो इसका एंटोनिम है हर्क्यूलियन टास्क, बहुत मुश्किल काम। हर्क्यूलियन टास्क का मतलब होता है बहुत मुश्किल काम, ठीक है। मैंने क्या कहा? दिस एग्जाम विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, या फिर दिस एग्जाम विल बी अ केक वॉक फॉर यू। भाई बहुत मुश्किल है, इट इज अ हर्क्यूलियन टास्क। समझ में आया? वन ट्रैक माइंड, दिस एग्जाम is a piece of cake for you if you have one track mind। सिर्फ एक ही रास्ते पर दिमाग रखोगे ना, तब आप सोचोगे थोड़ा ये भी कर ले, थोड़ा मनोरंजन भी कर ले, थोड़ा टीवी भी देख ले, है ना, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कर ले, थोड़ा सो भी ले 8 घंटे, तो भाई मुश्किल है। अ पर्सन विथ इंटरेस्ट इन जस्ट वन सब्जेक्ट और थॉट, दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए कि भाई मुझे करना ही है। एक बार एक लड़के का इंटरव्यू आया था, यूपीएससी का, टॉपर्स का जनरली इंटरव्यू आता है, आपको पता ही है, बहुत सारे मैगजीन में। उससे पूछा गया कि अगर आपका आईएएस में नहीं होता तो आपका प्लान बी क्या था? तो उसने कहा कि मैंने एक ही चीज सोचा था, पार्वती जी ने सोचा था, जो वरहूं शिव ना तो रहूं कुंवारी, वरहूं शिव ना तो रहूं कुमारी। मतलब वर होंगे अगर मेरे, वरहूं मतलब वर बनाऊंगी तो सिर्फ शिव को बनाऊंगी, नहीं तो कुमारी रहूंगी। मेरे लिए भी यही था, आईएएस नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। इसका मतलब समझे? इसका मतलब है यू विल डेफिनेटली पास द एग्जाम and the exam will be a cake walk or a piece of cake for you
इफ यू हैव वन ट्रैक माइंड। ठीक है। अब फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब यानी फेयर यानी जब अच्छा सुहावना मौसम है तो आपका जो फ्रेंड होता है ना, और जब बहुत तूफान उठा तो भाग गया वो अकेले सामना कर रहे हो। मतलब जो अच्छे दिनों का फ्रेंड होता है उसको अ फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं। यानी ऐसा दोस्त जो अच्छे समय पर साथ दे, बुरे समय में छोड़ के शायद चला जाए। सो यू शुड बी बिवेयर ऑफ अ फेयर वेदर फ्रेंड। मतलब जो समय पर साथ ना दे वैसे लोगों का विश्वास ना करिए, है ना। यू शुड नॉट ट्रस्ट अ फेयर वेदर फ्रेंड। देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया है वो क्या 10।